SG&A के खर्चों में बिक्री एजेंटों का वेतन और कमीशन शामिल है। विज्ञापन और प्रचार, यात्रा और मनोरंजन, अधिकारियों का वेतन, कार्यालय वेतन और कार्यालय का खर्च। इसमें आमतौर पर मूल्यह्रास व्यय शामिल है। एक P&L स्टेटमेंट ऐसा दिखता है। प्रत्येक व्यय में कटौती के बाद विभिन्न लाभ उपायों को बोल्ड में दिखाया गया है। शुक्रिया दिव्या मैम। अब मैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बहुत कुछ जान गया हूँ। आपका स्वागत है अनिल। अब आइए देखें कि एक्सपेंसिंग, कैपिटलाइजेशन और एमोर्टाइजेशन क्या हैं और वे व्यवसाय को कैसे प्रभावित करते हैं। राजू के मामले में आप देख सकते हैं कि ठेले की लागत जो 10,000 रुपए है वह केवल बैलेंस शीट पर दिखाई देती है। यह P&L स्टेटमेंट पर दिखाई नहीं देता है। यह राजू के व्यवसाय की लाभप्रदता को प्रभावित नहीं करता है। यह एक्सपेंसिंग है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि संपत्ति और खर्च एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि लागत का लाभ उसी अवधि में अर्जित करने की अपेक्षा की जाती है जिसमें लागत खर्च की जाती है, तो उस अवधि में लागत को समाप्त कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, पूरी राशि उस अवधि के लिए P&L स्टेटमेंट पर खर्च के रूप में दिखाई देती है। कैपिटलाइजेशन या पूंजीकरण का मतलब है कि लागत की पूरी राशि को बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में दिखाया गया है। यदि लागत का लाभ भविष्य की अवधि में होने की उम्मीद है जब लागत खर्च की जाती है, तो उस अवधि में लागत को पूंजीकृत किया जाता है। पूंजीगत व्यय का उदाहरण संपत्ति, संयंत्र और उपकरण या PP&E। पूंजीगत लागत अंततः P&L स्टेटमेंट के लिए खर्च के रूप में ली जाती है। अमोर्टाइजेशन या परिशोधन भविष्य की अवधि के लिए किसी परिसंपत्ति के मूल्य को आवंटित करने की प्रक्रिया है, जब इसके लाभ अर्जित किए जाने की उम्मीद की जाती है, आमतौर पर संपत्ति के उपयोगी जीवन के ऊपर। उदाहरण के लिए, यदि किसी संपत्ति का उपयोगी जीवन 5 वर्ष का है, तो संपत्ति का मूल्य का 1/5 P&L स्टेटमेंट में उन प्रत्येक 5 वर्षों के दौरान खर्च के रूप में लिया जाएगा। परिशोधन का सबसे आम उदाहरण मूल्यह्रास है, जो PP&E को परिशोधन के लिए उपयोग की जाने वाली शब्दावली है। राजू के ठेले की लागत को उसके उपयोगी जीवन के लिए मूल्यह्रास किया जाएगा। यदि हम मानते हैं कि इसका उपयोगी जीवन 10 वर्ष है, तो 10,000 रुपए डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1,000 रुपए है, जो अगले 10 वर्षों में से प्रत्येक के लिए P&L स्टेटमेंट पर वार्षिक मूल्यह्रास व्यय होगा। वित्तीय वर्ष के अंत में करों की गणना से पहले राजू के मुनाफे से 1,000 रुपए की कटौती की जाएगी। मैम, आपने इन्वेंट्री नामक कारक के बारे में भी बताया था। यह व्यापार में कैसे कार्य करता है? हाँ, मैं आपको इन्वेंट्री के फंक्शन के बारे में बताती हूँ। और यह है क्या? इन्वेंट्री बिक्री के लिए रखे गए सामान या उत्पादों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं जिन्हें बेचा जाएगा। बैलेंस शीट पर इन्वेंट्री के तहत आयोजित इन्वेंट्री की लागत रिपोर्ट की गई है। एक बार जब इन्वेंट्री बेची जाती है, तो इसे अच्छी बिक्री की लागत के रूप में सूचित किया जाता है। P&L स्टेटमेंट में इसे COGS कहा जाता है। इन्वेंट्री की गणना इस सरल सूत्र द्वारा की जाती है: बिगिनिंग ऑफ पीरियड इन्वेंट्री प्लस खरीद, जो COGS प्लस एंड ऑफ पीरियड इन्वेंट्री के बराबर है। राजू के मामले में उन्होंने शून्य इन्वेंट्री के साथ शुरुआत की, 2,000 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी, 1,500 रुपए बेची। इसलिए एंड ऑफ पीरियड इन्वेंट्री 0 प्लस 2,000 माइनस 1,500 के बराबर है, जो 500 रुपए के बराबर है। 500 रुपए की यह राशि बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के तहत दर्ज की गई है। P&L का अर्थ है लाभ या हानि स्टेटमेंट। इसे आय विवरण भी कहा जाता है।
यह उस अवधि के लिए व्यापार के परिचालन परिणामों को दर्शाता है जो एक वर्ष या एक पूरे वर्ष का 1/4 हो सकता है। लाभ और हानि के बाद शुद्ध आय राजस्व माइनस व्यय के बराबर है। कोई भी आय या लाभ जो शेयर धारकों को भुगतान नहीं किया जाता है उसे प्रतिधारित आय कहा जाता है। बैलेंस शीट के शेयर होल्डर्स इक्विटी हिस्से पर सरप्लस के तहत बैलेंस शीट पर समय के साथ प्रतिधारित कमाई जमा होती है। राजू के लिए अधिशेष 750 रुपए था। क्या हम राजू ठेले वाले के मामले में इक्विटी लागू कर सकते हैं मैम? निश्चित रूप से अनिल। अगर आप राजू ठेले वाले को देखें तो आपको याद होगा कि उन्होंने सब्जियों को खरीदने के लिए 2000 रुपए का भुगतान नकद में किया था। एक बार फिर से उनके व्यापारिक व्यवहार में कुछ बदलाव करते हैं। मान लीजिए उसने सब्जियों को खरीदने के लिए नकद में 1250 रुपए का भुगतान किया और उसने शेष 750 रुपए मूल्य की सब्जियां क्रेडिट पर खरीदी। वह 2 सप्ताह के बाद अपने सब्जी आपूर्तिकर्ता को 750 रुपए का भुगतान करेगा। ठेला खरीदने के बाद उसके पास 10,000 रुपए नकद थे। उन्होंने सब्जियां खरीदने के लिए 1250 रुपए खर्च किए। उन्होंने कुछ ग्राहकों से 1500 रुपए नकद लिए। उनका नया कैश बैलेंस अब 10,000 माइनस 1250 प्लस 1500 है, जो 10,250 रुपए के बराबर है। राजू का अपने सब्जी आपूर्तिकर्ता पर 750 रुपए का बकाया है, जिसका मतलब है कि वर्तमान देनदारियों के तहत देय 750 रुपए हैं। वह कुल 2,250 रुपए के लिए 1500 रुपए मूल्य की सब्जियां बेचने में सक्षम था। उनका लाभ जो इक्विटी के तहत अधिशेष में जोड़ा जाएगा 2,250 माइनस 1500 है, जो 750 रुपए के बराबर है। उसने कोई पैसा उधार नहीं लिया है और इसीलिए उसकी गैर वर्तमान देनदारियां 0 है। यह राजू की अपडेट बैलेंस शीट है। आइए राजू के व्यवसाय के निवल मूल्य को देखें। कुल संपत्ति माइनस कुल देनदारियों के बराबर नेट वर्थ है। राजू के मामले में यह 21,500 माइनस 750 होगा, जो कि 20,750 रुपए के बराबर है। कारोबार की शुरुआत में राजू की कुल संपत्ति 20,000 माइनस 0 थी, जो कि 20,000 रुपए के बराबर है। इसलिए राजू ने अपने ठेले के संचालन से 750 रुपए का शुद्ध मूल्य जोड़ा है, जो उनके व्यवसाय का लाभ है। क्या आपने शेयर धारक की इक्विटी के बारे में भी कुछ उल्लेख किया है? यह कैसे काम करता है? हाँ, शेयर धारक की इक्विटी नामक एक कारक है। आइए इस कारक के बारे में अधिक जानते हैं। शेयर धारकों की इक्विटी एक व्यापार में सभी शेयर धारकों के कुल इक्विटी ब्याज का प्रतिनिधित्व करती है। यह कंपनी के निवल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि व्यवसाय की संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर है। शेयर धारक की इक्विटी में 2 भाग होते हैं, शेयर पूंजी और अधिशेष। शेयर पूंजी नकदी के बदले शेयर जारी करके जुटाई गई धनराशि है। यह दर्शाता है कि मालिकों ने व्यवसाय को कितनी पूंजी प्रदान की है। अधिशेष एक व्यवसाय का लाभ है, जो लाभ और हानि यानी P&L स्टेटमेंट से आता है। संपत्ति के बाद आती हैं देनदारियां। क्या देनदारियों को भी अलग तरह से वर्गीकृत किया जाता है मैम? हाँ अनिल, मैं आपको देनदारियों के बारे में और बताती हूँ। परिसंपत्तियों की तरह देनदारियों को भी वर्तमान और गैर वर्तमान देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्तमान देनदारियां देयताएं हैं जो 1 वर्ष के भीतर हो जाती हैं। गैर वर्तमान देनदारियां देयताएं हैं जो 1 वर्ष के बाद होती हैं। वर्तमान देनदारियों के सामान्य प्रकार हैं भुगतान, अल्पकालिक ऋण और दीर्घकालिक ऋण का वर्तमान हिस्सा।
भुगतान वे व्यय हैं जो किए गए हैं लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किए गए हैं, लेकिन 1 वर्ष के भीतर भुगतान करने की आवश्यकता है। अल्पकालिक ऋण वह ऋण है जो अगले 1 वर्ष के भीतर देय हैं। दीर्घकालिक ऋणों का वर्तमान हिस्सा दीर्घकालिक ऋणों का वह हिस्सा है जो अगले 1 वर्ष में देय है। गैर वर्तमान देनदारियों में मुख्य रूप से किसी भी प्रकार का उधार या ऋण या कर्ज शामिल होता है जो 1 वर्ष के बाद चुकाया जाना है। यह समझना आसान था। अब गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के बारे में क्या गैर वर्तमान संपत्ति भी विभिन्न प्रकार की है, मैम? हाँ अनिल, है। मैं आपको सामान्य प्रकार की गैर वर्तमान संपत्तियों के बारे में बताती हूँ। सामान्य प्रकार की गैर वर्तमान संपत्ति है मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, गैर वर्तमान निवेश और दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम। मूर्त संपत्ति में मशीनरी, भवन या भूमि जैसी अचल संपत्तियां शामिल हैं। इन्हें आमतौर पर संयंत्र, संपत्ति और उपकरण या पीपीई के रूप में जाना जाता है। अमूर्त संपत्ति में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सद्भावना, ब्रांड या मान्यता शामिल हैं। ये छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप के लिए आम नहीं है। गैर वर्तमान निवेश ऐसे निवेश हैं जो 1 वर्ष से अधिक समय में परिपक्व होते हैं। लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम आपूर्तिकर्ता जैसे अन्य संस्थाओं को दिए गए ऋण और अग्रिम है जो 1 वर्ष के बाद देय होते हैं। अब राजू ठेले वाले के मामले में गैर वर्तमान संपत्तियों को लागू करते हैं। हाँ, मैं जानना चाहूंगा कि यह कैसे काम करता है। राजू ने अपने ठेले को खरीदने के लिए 10,000 रुपए खर्च किए। यह उनके व्यवसाय की अचल संपत्ति है। उसके पास कोई अन्य गैर वर्तमान संपत्ति नहीं है। यह राजू की अद्यतन संपत्तियों की तालिका है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, उसकी गैर वर्तमान संपत्ति उसकी वर्तमान संपत्ति के बराबर है। इससे पहले हमने राजू ठेले वाला नामक एक छोटे व्यवसायी के बारे में चर्चा की है। क्या हम उसके मामले में विभिन्न प्रकार की वर्तमान संपत्तियां लागू कर सकते हैं? जरूर अनिल, आइए देखें कि उसके मामले में ये सब कैसे लागू होता है। चलो राजू ठेले वाले के पास वापस जाएं। याद रखें, उन्होंने सब्जियों को 3,000 रुपए में बेचा था। पिछली बार हमने यह मान लिया था कि उन्होंने अपनी सब्जियों का पूरा स्टॉक बेच दिया है और उन्होंने अपने ग्राहकों से 3,000 रुपए की नकदी प्राप्त की है। इस बार उनके व्यापारिक व्यवहार में कुछ बदलाव करते हैं। आप मान लीजिए वह अपने द्वारा खरीदे गए 2,000 रुपए मूल्य की सब्जियों में से केवल 1,500 रुपए मूल्य की सब्जियां ही बेच पाया। इसके अलावा उनका अपने कुछ ग्राहकों के साथ एक अनौपचारिक समझौता है जो उन्हें हर 15 दिन में केवल 1 बार भुगतान करते हैं। दूसरे शब्दों में, वह मूल्यवान ग्राहकों को क्रेडिट प्रदान करता है। उन्होंने सब्जियों को कुल 2,250 रुपए में बेचा, जिसके लिए उन्हें नकद में 1,500 रुपए मिले और शेष 750 रुपए का भुगतान 2 सप्ताह के बाद किया जाएगा। याद रखें, राजू की बैलेंस शीट स्क्रीन पर दिखाई गई है, जैसा कि उसने अपने ठेले को खरीदने के बाद दिखाई थी। जब वह अपने ग्राहकों को सब्जियां बेचता था, तो उसे अपने कुछ ग्राहकों से 1,500 रुपए नकद भी मिलते थे। तो अब उसका कैश बैलेंस 10,000 माइनस 2,000 प्लस 1,500 है, जो कि 9,500 के बराबर है। उन्होंने अपनी 500 रुपए की सब्जियां नहीं बेची हैं, जो अब परिसंपत्ति पक्ष में सूची के रूप में दिखाई देगी। यह विशेष रूप से एक वर्तमान संपत्ति है। उसे कुछ ग्राहकों से 750 रुपए भी नहीं मिले हैं। यह राशि अब परिसंपत्ति पक्ष में प्राप्य के रूप में दर्ज की जाएगी। यह फिर से एक वर्तमान संपत्ति है।
यहाँ राजू की अद्यतन संपत्ति की तालिका है। आप देख सकते हैं कि उनकी संपत्ति उस राशि के लिए शुरू होती है जो उन्होंने ठेले के लिए भुगतान की है, जो कि 10,000 रुपए है। फिर वर्तमान संपत्ति के रूप में उनके पास 9,500 रुपए की नकदी है। उनकी सूची में 500 रुपए की राशि है, जबकि उनके कुछ ग्राहकों से प्राप्य के रूप में उनके पास 750 रुपए की राशि है। तो उसकी कुल वर्तमान संपत्ति 10,750 है। ठेले की कीमत के साथ उसकी कुल संपत्ति अब 20,750 है। क्या आप जानते हैं कि संपत्ति और देनदारियों को 2 कैटेगरी में वर्गीकृत किया जाता है, अनिल? नहीं मैम, वे क्या हैं? दोनों परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान उन वस्तुओं को संदर्भित करता है जो आगामी वित्तीय वर्ष में होने वाले हैं, यानी वे अगले 1 वर्ष के भीतर होने वाले हैं। गैर वर्तमान उन वस्तुओं को संदर्भित करता है जो 1 वर्ष के बाद होने वाले हैं। आप वर्तमान को शॉर्ट टर्म और गैर वर्तमान को लॉन्ग टर्म मान सकते हैं। परिसंपत्तियों को वर्तमान और गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं जिनके 1 वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकद में परिवर्तित होने या उपभोग होने की संभावना है। गैर वर्तमान संपत्तियों में संयंत्र, संपत्ति और उपकरण यानी PPE शामिल है, जो आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक रहता है। आइए विभिन्न प्रकार की वर्तमान परिसंपत्तियों के बारे में अधिक चर्चा करें। वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार हैं नकद, इन्वेंट्री, प्राप्य और अल्पावधि ऋण और अग्रिम। अब उनमें से प्रत्येक को देखें। नकद वित्तीय अवधि के अंत में व्यवसाय द्वारा बैंक खातों में रखी गई राशि है। इन्वेंटरी कच्चे माल का मूल्य, कार्य प्रक्रिया और व्यापार द्वारा आयोजित माल का मूल्य है। प्राप्य अपने ग्राहकों या ग्राहकों से व्यवसाय के कारण वे राशियां हैं जिनके लिए सामान या सेवाएं पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं। ये आमतौर पर क्रेडिट पर की गई बिक्री होती है। अल्पकालिक ऋण और अग्रिम आपूर्तिकर्ता जैसे अन्य संस्थानों को दिए गए ऋण और अग्रिम है, जो 1 वर्ष के भीतर होने वाले हैं। दिव्या मैम, बैलेंस शीट सभी व्यवसायों में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं इसके बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। जरूर अनिल। बैलेंस शीट के साथ साथ P&L स्टेटमेंट सभी प्रकार के व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं आपको उन दोनों के बारे में अधिक विवरण में बताती हूँ। बैलेंस शीट एक विशेष तिथि के रूप में किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, आमतौर पर 1 तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंत में। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, संपत्ति और देयताएं। संपत्ति या पूंजी के उपयोग में व्यवसाय के साथ साथ व्यवसाय के स्वामित्व में होने वाली सभी सामान और संपत्ति शामिल है। देनदारियों में देनदारियां और शेयर धारकों की इक्विटी या पूंजी का स्रोत शामिल है। इसमें व्यवसाय की सभी राशियां और ऋण शामिल हैं और व्यवसाय में शेयर धारकों को स्वामित्व हित है। आपको उसी समय याद रखना चाहिए कि कुल संपत्ति कुल देयताओं और शेयर धारकों की इक्विटी के बराबर है।